तो आई थिंक सब लोग को क्लियर है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं इस पे फिर। पहला क्वेश्चन इसमें है आपका, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था? चोल वंश, चंदेल वंश, राजपूतों द्वारा या चालुक्यों द्वारा? तो आपको बताना है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था। सभी लोग आंसर करें इसका। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो निर्माण करवाया था ये चंदेल राजवंश में करवाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ये। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा ये यूनेस्को में भी शामिल है, इसमें शामिल है, यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें आपका ये। नेक्स्ट अगला है, आप मध्य भारत के प्राचीनतम कृषि क्षेत्र पर परियोजना की तैयारी कर रहे हैं, आप छात्रों को निम्न में से किस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? तो आपको कुल ये बताना है कि मध्य भारत में कौन सी पहाड़ियां इसमें आती हैं। जयंतिया पहाड़ियां, विंध्य पहाड़ी, अरावली पहाड़ी या थार की पहाड़ी? ठीक है, या यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, किरथार की पहाड़ी लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो बताएं इसमें मध्य भारत में कौन सी पहाड़ी आएगा, राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यार, मध्य भारत में आएंगे तो मध्य प्रदेश का हिस्सा ज्यादातर आता है उसमें। ठीक है, तो वहां पे जो पहाड़ी आती है, कौन सी पहाड़ी आ जाएगी, विंध्य की पहाड़ी आ जाएगी, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर आपका बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। हाँ, गुड इवनिंग मोनिका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मुगल अपने मंगोल वंशी संबद्धता के स्थान पर तैमूर वंशी संबद्धता पे ज्यादा बल देते हैं, क्योंकि वह अपने पितृवंशी संबद्धता को वरीयता देना चाहते थे। तैमूर वंशियों ने मंगोल को हराया था, मंगोल उज्बेकों से संबंधित थे, या तैमूर वंशज कवियों और चित्रकारों को संरक्षण देते थे। तो क्या कारण था कि मुगल जो है अपने आप को ये तैमूर वंश का ज्यादा सिद्ध करते थे? बताएं जल्दी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। देखिए इसका मूल कारण ये था कि मंगोल जो है उज्बेकों से संबंधित थे। ठीक है, और उज्बेक जो है इनके कट्टर दुश्मन थे, इस वजह से ये क्या करते थे, मंगोल से न रख के बल्कि तैमूर से अपनी संबंधित ज्यादा रखते थे। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विनोद जी गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन इसमें है आपका, मुगलों द्वारा अपने मनसबदारों को अलग अलग परिवेशों से नियुक्त करने का कारण क्या था? भाषाई रुकावट को कम करने के लिए, साम्राज्य बढ़ा, साम्राज्य के विभिन्न इलाकों से अभिजात यानी कि संपन्न वर्गों को सेवा में समायोजित करने के लिए, या विविध क्षेत्रों के लोगों से निष्ठा और सहयोग प्राप्त करने के लिए, सबको समाहित करने या सार्वभौमिक भाईचारे के विचार को बढ़ावा देने के लिए? तो मनसब यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में मनसबदारों को नियुक्त करने का क्या कारण था, बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं जल्दी से। देखिए सबसे बड़ा कारण तो यही था कि जैसे साम्राज्य बढ़ता चला था, तो साम्राज्य के विभिन्न इलाकों से यहाँ पे अभिजात जो हैं उनको सेवा में संयोजित करने के लिए उन्होंने क्या किया था, अलग अलग परिवेशों से नियुक्त किया था इन्होंने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए ये पेपर जो मैं करा रहा हूँ आप लोग का सीटेट का 2021 का सॉल्व करा रहा हूँ आप लोग को, है ना। तो सेम इसी तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे, टॉपिक आपको ध्यान रखना है, उसी तरीके से पढ़ना है आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषम जोड़ा है बताएं। यहाँ पे एक दार्शनिक परंपरा है, एक संस्थापक है। ठीक है, तो वैशेषिक के कणाद, न्याय के गौतम, योग के पतंजलि, वेदांत के जैमिनी, जिसमें बताइए कौन सा विषम है, यानी कि जो सही जोड़ा नहीं है वो बताएं। चंद्रभान गुड इवनिंग, तो बताएं जल्दी से कौन सा विषम जोड़ा है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वेदांत के जो है ये जैमिनी नहीं होंगे। ठीक है, इनके स्थान पे कौन हो जाएंगे, तो इनके स्थान पे हो जाएंगे आपके वादरायण। कौन होंगे, वादरायण होंगे, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। और आज से ध्यान रखिएगा एमपीपीएससी के लिए भी आप लोग रेडी हो जाइए, है ना। ये सीटेट के तो चल ही रहे, तैयारी कराई रहा हूँ मैं। एमपीपीएससी जिनको तैयारी करना है तो आज से चैप्टर वाइज में क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ 10:30 बजे। 10:30 बजे वो क्लास रहेगी चैप्टर वाइज। और आज का मेन टॉपिक जो रहेगा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चन वहां पे मैं शामिल रखूंगा इसमें। ठीक है, तो मथुरा के बारे में नीचे दिए गए वक्तव्यों पे विचार कर सही उत्तर का चयन करें, इसमें बताएं। मथुरा यातायात और व्यापार के दो मार्गों, एक उत्तर से पूर्व और दक्षिण पश्चिम को जोड़ने के दृष्टि से महत्वपूर्ण था। ये मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। यहाँ पे आपका बताना है कि ए और बी दोनों सही नहीं है, इसमें इन चारों में से सेलेक्ट करना है आपका। ए और सही है, बी गलत है।
ए गलत है, बी सही है, या ए और बी दोनों सही है? तो क्या इसमें सही है, क्या सही नहीं है, बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ए गलत है ना, ए गलत है, लेकिन बी इसमें सही है, क्योंकि मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र था और ज्यादातर ये मूर्तियां जो बनती थी जैन धर्म से रिलेटेड बनती थी यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही है, 6 का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नहीं होगा, सी होगा इसमें। नेक्स्ट, महलवाड़ी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व किसके ऊपर था, बताएं। जमींदार को था, गांव के मुखिया का था, तालुकदार को था, या रैयत को था? तो महलवाड़ी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व किसे दिया जाता था, बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो इसमें जो राजस्व इकट्ठा करने का जो दायित्व होता था, ये किसी गांव के मुखिया को दिया जाता था। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1822 में की गई थी। किसने किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी ने। किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने इसकी शुरुआत किया हुआ था। ठीक है, और कौन से क्षेत्र में शुरुआत किया गया था, ध्यान रखिएगा, ये बंगाल प्रेसिडेंसी में, है ना। कहाँ पे किया गया था ये? बंगाल प्रेसिडेंसी के आसपास के क्षेत्र में किया गया था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। उस सामाजिक सुधार संगठन को चिन्हित करें जिसके द्वारा औपनिवेशिक शासन के दौरान जाति उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता था। एशियाटिक सोसाइटी, भारत धर्म महामंडल, सनातन धर्म सभा, या सिंह सभा? तो बताएं ऐसा कौन सा इसमें सामाजिक सुधार संगठन था जो जाति उन्मूलन पे मुख्य रूप से ध्यान देता था? ठीक है, तो ये जो आपका था राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं जल्दी से। तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंह सभा। कौन सा हो जाएगा आपका? ये सिंह सभा हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, चलिए, तो अब इसके बारे में डिटेल अगर देखें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ध्यान रखना, इसकी स्थापना की गई थी 1873 में। और लक्ष्य क्या था यहाँ पे बता ही दिया गया है, जाति उन्मूलन। यहाँ पे जातिगत भेदभाव को हटाना, ये इसका मुख्य इसका लक्ष्य था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के विषय में इन वक्तव्यों पे विचार पर सही विकल्प चुनिए। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग की थी। ठीक है, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। ये मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 में हुए कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण था। यहाँ पे आपको बताना है कि ए सत्य है, चारों में से चुनना है, बी सत्य है, या ए और बी दोनों सत्य हैं, या बी और सी सत्य है। तो बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपको ध्यान ना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पहले वाला तो सही है, निर्वाचन की मांग की गई थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, और बंगाल विभाजन का समर्थन भी किया था, ये भी सही है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगी? ए और बी दोनों सही है, सी नहीं होगा, क्योंकि 1907 में कांग्रेस विभाजन मुख्य कारण ये नहीं था। ठीक है, तो ये ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ सी होगा इसमें, बी नहीं होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसमें। भारत का संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी कब किया गया था? 1949 में, 50 में, 51 में, या 52 में? तो भारत का संविधान कब लागू किया गया था, बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारत का संविधान कब लागू किया गया था, इसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, किसके अनुसार ये संविधान हुआ था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार ये गठित हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है इस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। निम्नलिखित में से कौन सा पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है, बताएं। कौन सा पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है, बताएं इसमें। वासुदेव, हिमालय, यूराल, या माउंट किलिमंजारो? तो पुराने वलित पर्वत का जो उदाहरण है ये कौन सा हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यूराल पर्वत, है ना। ये कहाँ पे आता है? एशिया यूरोप की सीमा पे आता है यूराल पर्वत। ठीक है, तो ये क्या है? पुराना वलित पर्वत का उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? मोड़दार पर्वत होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये मोड़दार पर्वत होते हैं, वलित पर्वत। तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। अक्षांश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताएं इसमें। अक्षांश से काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है ये। ठीक है, जिसकी त्रिज्या विविध है। अक्षांश समय की पहचान करने में अति महत्वपूर्ण है। अक्षांश को अंश में मापा जाता है,
ये विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुव के बीच दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त के 1/4 है। तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अक्षांश के बारे में, राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए सी डी सही है, बी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि समय का जो निर्धारण करता है ये अक्षांश नहीं करता बल्कि कौन सा करता है, देशांतर रेखा समय का निर्धारण करती है, बाकी सारे कथन इसमें सही है इसमें। ठीक है, और विषुवत रेखा 0 डिग्री के उत्तर और दक्षिण में जो इस तरीके से क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं वो क्या कहलाती हैं आपकी, अक्षांश रेखा कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से गुजरती है बताएं, अरावली श्रृंखला, विंध्य श्रृंखला, पश्चिमी घाट या दक्कन का पठार। तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से गुजरती है बताएं, करेक्ट आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कर्क रेखा जो गुजरती है ये विंध्य श्रृंखला से होकर गुजरती है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, है ना। तो इसमें आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, है ना। तो कौन कौन से 8 राज्यों से गुजरती है ध्यान रखिएगा इसमें, ये है एक आपका गुजरात, पहला है आपका गुजरात, ठीक है, दूसरा है आपका राजस्थान, ठीक है, फिर सीजी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, झारखंड, इसके अलावा आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल इसमें, ठीक है, फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा के अलावा आपका जाता है मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर ये रेखा गुजरती है। नेक्स्ट, जब लंदन में शाम के 4 बजे होंगे, देखिए समय से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, मैं बार बार कराता हूँ क्वेश्चन ये, और आया हुआ है ये तो क्वेश्चन ही है उसका सीटेट का। तो अगर शाम के 4 बजे हैं लंदन में, तब भारत में क्या बजेगा, 9:30 शाम, सुबह के 9:30, शाम के 9:30, सुबह के 10:30 या शाम के 10:30। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा है। पहले आप ध्यान रखिएगा ग्रीनविच जो लंदन का समय है, ठीक है, वो 0 डिग्री है, और भारत का जो है मानक रेखा जो है 82.5 डिग्री है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप अंतर लगा लीजिए कि यहाँ पे और हर एक देशांतर रेखाओं के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का, यानी कि 82, 82.5 इंटू 4 आप करेंगे तो अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.5 घंटे आ जाएगा। अब 5.5 घंटे आ गया। अब यहाँ पे बात आती है कि आगे लेंगे कि पीछे की तरफ जाएंगे। तो जैसे जैसे हम पूर्वी देशांतर की ओर जाते हैं तो पूर्वी देशांतर में समय क्या है, बढ़ेगा। पूर्वी देशांतर में क्या होगा, समय बढ़ेगा, और पश्चिमी देशांतर में क्या होता है, समय घटेगा। तो 4 यहाँ बजे तो यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्या जाएगा, शाम के 9:30 बज जाएंगे, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, अगला है विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, किसे कहा जाता है बताएं, विश्व का फलोद्यान, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को, शंकुधारी वन को, भूमध्य सागरीय प्रदेश को, या शीतोष्ण सदाबहार वन को। यहाँ पे आपको बताना है विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है, करेक्ट आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। तो ध्यान रखना, भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहते हैं, विश्व का फलोद्यान कहते हैं, यहाँ पे फल सबसे अधिक होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे सबसे अधिक जो जैसे फल होते हैं कहाँ पे होते हैं, ठंडे इलाकों में ज्यादा होते हैं, जैसे कैलिफोर्निया हो गया आपका, है ना। कैलिफोर्निया के अलावा इसमें अगर हम बात करें तो अमेरिका हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, यहाँ पे फल ज्यादा उगते हैं। नेक्स्ट, दिए गए विशेषताओं के आधार पे वायुमंडल की परत, देखिए वायुमंडल की परत से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है ना। ये मान चले कि पहले से पेपर आउट है, एक वायुमंडल की परत से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इसके रहते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें कथन क्या है, इसमें पहला ऑप्शन है इसमें आपका ओजोन गैस की परत होती है, ये बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। ठीक है, तो इसमें ये दोनों विशेषताएं कौन से मंडल की है, क्षोभ मंडल की, संताप मंडल की, मध्य मंडल की, या वायुमंडल की। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों जो है ये भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों विशेषताएं किसकी हैं, संताप मंडल की हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये जो है आपका क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है, और यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित ए तथा बी पर विचार करिए तथा सही विकल्प का चुनाव करिए। समान समुद्र तल पर वायु ताप के अनुसार बदलता है। उच्च ताप वाले क्षेत्र निम्न दाब वाले क्षेत्र का निर्माण करते हैं। तो इसमें आपको बताना है चारों कथन में से कौन सा सही है। ए तथा बी दोनों सही है तथा बी ए की व्याख्या करता है। ये दोनों सही है लेकिन बी ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन बी गलत है। ये ए गलत है लेकिन बी सही है। तो इसका बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर क्या होगा बताएं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा दोनों कथन सही है और बी ए की व्याख्या करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। नेक्स्ट,
किस संत को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है, बताएं। किस संत को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है? सेंट थॉमस को, सेंट पीटर को, सेंट पॉल को या सेंट फ्रांसिस को? तो भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, ये बताएं। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, भारत में जो ईसाई धर्म लाए थे, ये कौन ले आए थे? तो ये लेके आए थे आपके सेंट थॉमस लेके आए थे। और ईसाई मिशनरी आने वाले प्रथम जो व्यक्ति हैं ये यही हैं, सेंट थॉमस हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलिए एक बात और ध्यान रखिएगा, ईसाई धर्म में एक मेन पॉइंट बता रहा हूँ, मूर्ति पूजा जो है ईसाई धर्म में पाप समझा जाता है। मूर्ति पूजा इसमें नहीं की जाती है ईसाई धर्म में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित आधार पर सही विकल्प चुनिए। केरल में लोग अलग अलग धर्म का पालन करते हैं, जैसे यहूदी, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध धर्म। ये केरल अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और व्यापारियों का आकर्षण केंद्र रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों कथन सही हैं। ठीक है, और क्योंकि यहाँ विभिन्न यात्रियों और व्यापारियों के आकर्षण रहा है, आकर्षण केंद्र रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे धर्म भी पनपे हैं। यानी कि ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं और बी ए की व्याख्या करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सेम इसी तरह के क्वेश्चन पूरे आपके सीटेट में आएंगे, है ना, तो अच्छे से इसको पढ़ते चलिए। किस सरकार को आमतौर पे प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है? एक तंत्र को, राजतंत्र को, लोकतांत्रिक को या अबंधता को? तो किस सरकार को आमतौर पे प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है? तो ध्यान रखना, प्रतिनिधि के रूप में जो जाना जाता है ये लोकतंत्र को जाना जाता है, क्योंकि जैसे लोकसभा के जो सांसद रहते हैं वो क्या है, जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। विधानसभा के जो रहते हैं वो भी क्या रहते हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, यानी कि चुने जाते हैं ये। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निर्मल एक नीलामी में 3 बजे जाता है, बड़ी मात्रा में सब्जियां खरीदकर सब्जी विक्रेताओं को बेच देता है। तो किस प्रकार का व्यापारी है? फुटकर व्यापारी है, थोक व्यापारी है, फेरी लगाने वाला है या विक्रेता है? तो सिंपल सा है, अगर वो थोक में माल खरीद रहा है और किसको बेच रहा है? विक्रेताओं को बेच रहा है, ना कि ग्राहक को बेच रहा है। अगर वो ग्राहक को बेचता तो क्या कहलाता? फुटकर व्यापारी कहलाता। तो ग्राहक को नहीं बेच रहा है, किसको बेच रहा है? दुकानदारों को ही बेच रहा है, यानी क्या कहलाएगा? थोक व्यापारी कहलाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, जब संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट की गई हो, ठीक है, संविधान में, तो शासन प्रणाली का क्या कहा जाएगा, बताएं इसमें। संसदीय, संघीय, अध्यक्षीय, लोकतांत्रिक। ध्यान रखिएगा, अगर राज्य और केंद्र के बीच में विधायी शक्तियों का विभाजन अगर होता है तो वो संरचना कहलाती है, संघीय संरचना कहलाती है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। इसको इंग्लिश में कहा जाता है फेडरल, है ना, फेडरल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक रमाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों दी गई थी, बताएं। उनकी शादी एक ब्राह्मण परिवार में हुई थी। उन्होंने एक पुरोहित बनकर पुणे में एक मंदिर की स्थापना की थी। वह एक ऐसी महिला शिक्षावत थी जो पुरुषों को शिक्षा देती थी। वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। तो बताएं इसमें रमाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों दी गई थी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, रमाबाई को पंडिता की उपाधि इसलिए दी गई थी क्योंकि संस्कृत में पढ़ और लिख सकती थी, ये मेन कारण था। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने पूना में क्या किया था? विधवा गृह की भी स्थापना की थी, है ना, विधवा गृह बनवाया था इन्होंने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों की समानता स्वीकार करता है, इसका उदाहरण क्या है? विधानसभा मतदान के लिए व्यक्तियों की पंक्तियों में खड़ा होना, खचाखच स्टेडियम में लोगों का राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मनोबल बढ़ाना, सरकारी अस्पताल के सामने लोगों का पंक्तिबद्ध खड़े होना, या लोगों का सिनेमा की टिकट खरीदने के लिए पंक्तिबद्ध खड़ा होना। ये काफी लॉजिकल क्वेश्चन है। तो बताएं किससे पता चलता है कि व्यक्तियों में समानता है संविधान के अकॉर्डिंग? तो ये इससे पता चलता है कि विधानसभा मतदान के लिए व्यक्तियों का पंक्तियों में खड़ा होना ये दर्शाता है, क्योंकि उसमें सभी तरह के लोग जो है इसमें आपको वोट डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट, किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, इनमें से किसी भी आधार पे सार्वजनिक स्थानों पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताएं। अनुच्छेद 21 में, 15 में, 43 में या 343 में या फिर 23 में? तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो बात कही गई संविधान में, ये आर्टिकल 15 के अंतर्गत कही गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। 5 आधारों पे, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान, तो केवल इन 5 आधारों पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाले समिति की अध्यक्षता किसने की थी? बीपी मंडल, आर सच्चर, पी के थगौन, डी एस कोठारी। तो इसमें कौन थे बताएं? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर सच्चर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति जायजा लेने वाली समिति है आर सच्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किस मांग के लिए शुरू हुआ था? अफ्रीकी अमेरिकन वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक सुरक्षा के लिए, विशेष क्षमता वाले अफ्रीकी के लिए, अमेरिकन नागरिकों के मताधिकारों के लिए, या अफ्रीकी अमेरिकन महिलाओं के मताधिकारों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अफ्रीकी अमेरिकन महिलाओं के मताधिकारियों के लिए था। ये नागरिकों के समान अधिकारों और नस्ली भेदभाव को मिटाने के लिए था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, नेक्स्ट। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के समक्ष अति महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, अंतः विषयक उपागम को प्रयोग करने की, छात्रों को उनके गृह कार्य में सहयोग करने की, या फिर छात्रों को परीक्षाओं के लिए तैयार करना। तो सामाजिक विज्ञान के टीचर के लिए महत्वपूर्ण चुनौती क्या है बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ध्यान रखना, इनके ऊपर मुख्य चुनौती होता है अंतः विषयक उपागम को प्रयोग करने की, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में गोंड साम्राज्य का उल्लेख मिलता है बताएं? पातशाहनामा, जहांगीरनामा, बाबरनामा या अकबरनामा। तो किस ग्रंथ में गोंड साम्राज्य का उल्लेख मिलता है बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? किस ग्रंथ में गोंड साम्राज्य का उल्लेख मिलता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, गोंड साम्राज्य का जो उल्लेख मिलता है ये किसमें मिलता है? सभी लोग बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये? ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाएगा आप लोग। ये जो मिलता है ये मिलता है अकबरनामा में गोंड साम्राज्य के उल्लेख मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये डी ऑप्शन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, वहां पे कौन से राजा थे? तो ध्यान रखना, राजा संग्राम शाह, राजा संग्राम शाह था ये। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? पंडिता रमाबाई ने, सैयद अहमद खान ने, केशव चंद्र सेन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था इसका बताएं? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, अलीगढ़ जो आंदोलन चलाया था ये चलाया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सैयद अहमद खान ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर भी 1857 की क्रांति के बाद मुस्लिम में समाज सुधार के लिए इन्होंने चलाया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लास पसंद आई होगी। सेम पूरा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है 2021 का, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। तो मैंने डिटेल साथ इसको पढ़ा दिया है। और अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर करिएगा, पसंद नहीं है तो डिसलाइक करके फीडबैक दे दीजिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ जो है आपको इसको मिल जाएगा 15 मिनट बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे 9630828149 पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू एवरीवन।